आप सबों का स्वागत है। और आज का वीडियो प्रत्येक गार्जियन के लिए, प्रत्येक पेरेंट्स के लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसी बात हम आपको बताने जा रहे हैं जिन बातों को जाने बिना, जिन बातों को समझे बिना अगर आपने आगे का रास्ता अगर निर्धारित किया तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। यह सवाल है लाखों करोड़ों युवाओं का, लाखों करोड़ों उन लोगों का जिन्होंने 12th पास कर लिया है। कल सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट प्रकाशित किए हैं। अनेक राज्य के बोर्ड द्वारा भी 12th का रिजल्ट हाल के दिनों में जारी किया गया है। अब सवाल उठता है कि 12th के बाद क्या करें। यही एक प्रश्न है, यही एक डिसीजन मेकिंग है जहां पर प्रत्येक गार्जियन से, प्रत्येक पेरेंट से चूक होती है और उसके पश्चात तमाम ऐसे इशू आते हैं जिस इशू का समाधान आगे चलकर हो नहीं पाता। कहते हैं ना कि अब पश्चाताप होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय बीत जाए उसके पहले ही आपको सावधान हो जाना है, सावधान हो जाना है, समझ लेना है क्या करना है। तो चलिए इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं और निवेदन करते हैं कि इन विषयों के समग्र जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी एक तरह से आपके सामने मैं ला रहा हूं। इस जानकारियों का आधार अनेक स्टडी है, रिसर्च है जो किया गया है भारतवर्ष के कॉन्टेक्स्ट में, और इसको समझना बहुत आपके लिए जरूरी है। 12वीं पास कर गया है आपका लड़का, आपका लड़की, और उसके लिए आप आगे के बारे में सोच रहे हैं कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आपको इसके बारे में कुछ कहने के पहले यह कहना चाहूंगा, एक रिपोर्ट की ओर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो रिपोर्ट यह कहती है कि भारतवर्ष के यानी इंडिया के 90% जो ग्रेजुएट्स हैं, +2 के बाद नॉर्मली जो आगे की पढ़ाई होती है वो ग्रेजुएशन की ओर होती है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या कोई अन्य स्ट्रीम में हो। तो रिपोर्ट कहती है कि भारत का जो 90% ग्रेजुएट है वो एम्प्लॉयबल नहीं है, यानी कि उसको जॉब नहीं मिल सकता, उसको रोजगार नहीं मिल सकता, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो। नाउ ये स्थिति, यह रिपोर्ट बहुत डिस्टर्बिंग है। अगर 90% डिग्री होल्डर जिनके पास ग्रेजुएट की डिग्री हो, अगर उसको जॉब ना मिले तो वो क्या करे। क्वेश्चन है उसको जॉब क्यों नहीं मिलेगा, क्या जॉब की कमी है या वो जॉब के लायक ही नहीं है। यह महत्वपूर्ण सवाल है। जॉब तो लगातार डेवलप हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब होता रहता है। हाँ, जॉब की संख्या कम है, जॉब उपलब्ध है, लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं है। इसका मतलब है उनके अंदर वो स्किल नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है कि उनको हायर किया जा सके, उनको जॉब के लिए इंगेज किया जा सके। 90% ग्रेजुएट्स का जो डिग्री है वह डिग्री केवल शोभा के लिए है, केवल कहने के लिए है, उसका कोई भी वास्तव में प्रैक्टिकल उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है जीवन को आगे ले जाने के लिए, उसको एक प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए। तो यह एक रिपोर्ट है। और जब 90% ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिलेगा तो पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे युवाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। सभी लोग कहते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूं लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। ऐसे पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग जहां तहां अप्लाई करते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाता, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो। और इस स्थान पर मुझे वो कविता का वो 2 लाइन याद आता है और आपके समक्ष मैं शेयर करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से जो बेरोजगारी है उसके स्थिति को उन्होंने प्रदर्शित किया है। और कवि ने लिखा है, उन पंक्तियों को जरा ध्यान से सुनिए इसके पहले कि मैं आगे की बात करूं, क्योंकि
समस्या का जो गंभीरता है, समस्या की गंभीरता को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर उसका समाधान की ओर भी यथोचित ध्यान आपका नहीं जाएगा। समस्या 2 पंक्तियों में निहित है, जिसमें कहा गया, कवि कहते हैं कि 3 बुलावे 13 धावे। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। 3 बुलावे 13 धावे, रो रो दुखरा रोज सुनावे। 3 बुलावे 13 धावे, रो रो दुखरा रोज सुनावे। फाटे आंख फटियाली पेट, क्या सखी साजन नहीं ग्रेजुएट। तो बंधुगण, यह ग्रेजुएट की कहानी है, भारत के ग्रेजुएट्स की। मैं सारे ग्रेजुएट की बात नहीं करूंगा, ऑलमोस्ट 90% कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं जो एम्प्लॉयबल नहीं है, जिनके बारे में रिपोर्ट आई है। वो ग्रेजुएट अपने आप को उनको कहा जाता है, उनके पास डिग्री होल्डर है, विधिक रूप से कहना सही है, लेकिन उनको जॉब मिल नहीं पा रहा है। और ऐसे ग्रेजुएट इस आशा में रहते हैं कि एक पदचर का, प्यून का भी नौकरी अगर मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा है, कम से कम जीवन तो चलेगा। क्या आप विचार नहीं करते कि 3 इयर्स ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, और 3 साल का ग्रेजुएट कोर्स करके एक ग्रेजुएट डिग्री होल्डर ये कहे कि मुझे प्यून का जॉब मिल जाए, मुझे कोई जॉब मिल जाए, किसी तरह मैं एंट्री कर लूं और जीवन चलता रहेगा, तो यह बहुत निराशाजनक स्थिति है। और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का जो तंत्र है उसका पोल खोलती है। शिक्षा भारत के जो शक्तियों का बंटवारा है उसके समवर्ती सूची में है। 7वीं अनुसूची में संविधान के शक्तियों का बंटवारा है। संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। और 42वां संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो राज्य के और केंद्र दोनों का एक तरह से विषय है। दोनों कानून बनाते हैं। देश की शिक्षा नीति रही है 1986 की शिक्षा नीति है, और अब एक नई शिक्षा नीति जिस पर 3-4 साल से हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि शिक्षा नीति आने वाली है, आने वाली है, और इंतजार इतना लंबा हो गया है। कब वो शिक्षा नीति आएगी इसका तय नहीं है। शिक्षा नीति आएगी या ना आएगी, नीति से नहीं होता। सवाल है कि आपका काम कैसे होगा। आपके यहां जो आपके घर में जो आपके लड़के हैं, आपके जो संतान हैं, जिन्होंने 12वीं पास कर लिया है, किसी भी बोर्ड से पास कर लिया है, उसके लिए आप क्या करेंगे। आज यूनिवर्सिटी का जो हाल है वो केवल डिग्री बांटने वाले संस्थान का रह गया है। आइए डिग्री ले जाइए, लेकिन उस डिग्री से आपको क्या मिलेगा ये तय नहीं है। जॉब लिमिटेड है, कंपटीशन तो हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसी में उनका जरूर जॉब हो रहा है जो कि टैलेंटेड हैं, जो कंपटीशन करने में सक्षम हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसी डिग्री लेकर क्या हुआ, बशर्ते समझने की बात है कि जो डिग्री आपके हाथ में है वो बेसिकली आपकी डिग्री है ही नहीं। उस डिग्री में आपका नाम जरूर लिखा है, सो एंड सो, बस उस डिग्री को प्रैक्टिकली होल्ड कर आप सक्षम नहीं है, क्योंकि उस डिग्री के आधार पर आपको जॉब नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण है, यह समझना अत्यंत जरूरी है। तो जब आप 12वीं पास कर गए तो आगे का क्या रास्ता होगा, इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने, गार्जियन ने और स्वयं आप लोग ने गलती किया। एक नासमझदारी का परिचय हुआ है, क्योंकि डिग्री आपके पसंद को नहीं मिला। आपकी अभिरुचि क्या है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपका पसंद क्या है, यह महत्वपूर्ण है। आपकी रुचि क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का पसंद अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। हर व्यक्ति को इंजीनियरिंग के लाइन में नहीं भेज सकते। हर व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकता, हर व्यक्ति फोटोग्राफर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति पेंटर नहीं बन सकता,
यह ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसको ध्यान नहीं दिया गया। अब ग्रेजुएट हो गया, अब उसको जॉब नहीं मिल रहा है, अब निराशा का एक दौर शुरू होता है, एक गहरे निराशा का दौर। और निराशा के दौर में जाते जाते अंत में व्यक्ति आत्महत्या को विवश हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, यह जानना जरूरी है, क्योंकि 12वीं पास के बाद जो गार्जियन का जो रोल होता है, गार्जियन के उस रोल को बखूबी नहीं निभाया गया। आपने भी अपना रोल नहीं निभाया। यू आर द जज ऑफ योर सेल्फ, यू आर योर ओन जज। आपने अपनी रुचियों का ध्यान नहीं रखा, अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखा, आपने अपने इंटरेस्ट एरिया को नहीं पहचाना। और अगर पहचाने होते तो आपको ग्रेजुएशन के तुरंत बाद जॉब मिल सकता है, मिल सकता था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, आमिर खान की, 3 इडियट्स का। 3 इडियट्स आपने देखा होगा, बहुत इंटरटेनमेंट वो मूवी था। क्या मैसेज था उस मूवी का? आपका लड़का का अगर मैथ अच्छा नहीं है, फिजिक्स अच्छा नहीं है, और आप कहते हैं बेटा आईआईटी में जाएगा, कैसे जाएगा, किस रूप में जाएगा? आसान है? नहीं जाना है। आपने उसके लिए पूरा का पूरा समय बर्बाद कर दिया, ना आईआईटी हुआ और उसका पूरा का पूरा टाइम बर्बाद हो गया। 3 इडियट्स कहता है कि 3 इडियट्स बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो टैलेंटेड होता है, ही कैन डू एवरीथिंग। कोई पेंटर बनेगा, कोई फोटोग्राफर बनेगा, कोई कुछ और बनेगा, और उसी में वो जीवन में खुट्टा गाड़ लेगा, जिसे कहते हैं अपना स्थान बनाना। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे अंदर का आत्मा क्या चीज बनना चाहता है। हर व्यक्ति का एक इनेट एबिलिटी होता है, उसकी आंतरिक क्षमता होती है। उस क्षमता का मैपिंग, उस क्षमता को पहचाना जाना, आइडेंटिफिकेशन पहले तो आप स्वयं करेंगे, और उसके बाद गार्जियन का काम है उसको पहचाने और तब उसको गाइडेंस करे। अगर गार्जियन ने, पेरेंट्स ने अपने दिमाग से काम किया तो फिर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बोर्ड, 12वीं के बोर्ड चाहे सीबीएसई से किए हो, चाहे आईसीएसई से किए हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड से किए हो, आपने 12वीं कर लिया, 12वीं के बाद आगे का कैरियर क्या हो, चलिए इसी बात पर हम डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट में एक थ्योरी है, आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो मैं इसको बता दूं। उसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। हर व्यक्ति का स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए। वो कौन एनालिसिस करेगा? आप करेंगे। आपने 12वीं पास किया है तो आप कीजिए, और आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है कि आप स्वॉट एनालिसिस नहीं करेंगे, और गार्जियन इसमें मदद करे, पेरेंट्स आपके इसमें मदद करें। इस एनालिसिस में क्या है स्वॉट? SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ यानी कि आपकी ताकत, आपकी ताकत, मेरा नहीं, आपका ताकत। वीकनेस, आपकी वीकनेस, आपको पता है आपकी ताकत क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, आप दोनों बखूबी जानते हैं। आप बोलते नहीं हैं, अंतरात्मा की आवाज सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी ताकत क्या है, आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, आपकी एबिलिटी किस एरिया में मैक्सिमम है, और कौन सा एरिया में आप वीक हो जाते हैं। बड़ा बात नहीं है इसको एनालाइज करना। और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, इस पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, यह कुछ हद तक गार्जियन भी कर सकते हैं। इस एनालिसिस में 90% आप एनालिसिस कीजिए, और चूंकि आप पेरेंट्स के साथ रोज रहते हैं लगातार, तो पेरेंट्स भी इस एनालिसिस में मदद कर सकते हैं। यह व्यक्ति जिसने स्वॉट एनालिसिस कर लिया, अपने अंदर झांका, कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, तो बाहर नहीं जाना है, मार्केट में जाकर स्वॉट एनालिसिस नहीं करना है। आपको अपने अंदर, अब सोचिए, विचारिए अकेले में, व्हाट यू कैन डू, व्हाट इज योर दैट इंटेंशनल एबिलिटी और योर स्ट्रेंथ, योर इंटरेस्ट एरिया,
योर हॉबी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये एरिया की बात करते हैं। चलिए, ये तो एक बैकग्राउंड हो गया। अब आपको मैं बताऊं 12वीं के बाद जब आपने SWOT एनालिसिस कर लिया तो एनालिसिस के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं। SWOT एनालिसिस आपने कर लिया, आपके घर में जो संतान है, आपकी लड़का है लड़की है, 12th पास कर गई, SWOT एनालिसिस कर लिया, तो इसके बाद आगे का रास्ता क्या, ये मैं बताने वाला हूं। तो इसमें दो बातें हैं। पहला बात, अगर 12वीं में साइंस है, आपने 12th साइंस से किया है, CBSE या कोई बोर्ड हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, अगर 90% से उसको मार्क्स कम आ रहा है साइंस में और मैथ में, ध्यान रखिए, अगर साइंस में मैथ में लेस देन 90% मार्क्स है, अगर 90% से कम मार्क्स आया हो बोर्ड में, 12th बोर्ड में, तो फिर आप IITs NITs के लिए ना सोचिए, क्योंकि उसमें आपका स्कोप रेयर हो जाएगा, ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी निग्लिजिबल होगी। लेकिन अगर उसका मार्क्स 90% प्लस है मैथ में और फिजिक्स में, केवल 2 विषयों में मैं बोला हूं, तो आप निश्चित रूप से IITs और NIT के लिए विचार कीजिए। यह ऐसा नहीं होता। पहला गाइडेंस यही है कि लड़का को आया 80%, 70%, 60%, बेटा IIT का तैयारी कर रहा है, खाक तैयारी करेगा। जब मैथ पर उसका होल्ड नहीं है, जब उसका फिजिक्स पर होल्ड नहीं है, तो IIT कैसे करेगा? जहां का टॉप ब्रेन, जो टॉप ब्रेन है, जो IIT मेंस का देता है, एडवांस का देता है, उसके लिए वो 60% वाला, 50% वाला मैथ, जिसका मैथ और फिजिक्स इतना वीक है, वो कैसे तैयारी करेगा? वो नहीं कर सकता। तो पहचानिए, आपका ये वीक एरिया हुआ, उसको आप साइड कर दीजिए, स्ट्रेंथ पर काम कीजिए, वीक पोजीशन पर काम नहीं करना है। अगर आप वीक विकेट पर करेंगे तो आप कभी भी स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको स्ट्रेंथ के अनुसार काम करना है। अगर 80% से 90% अगर मैथ में और फिजिक्स में आपको मार्क्स आता है, 80 to 90%, तो IIT NIT के अलावा आपके पास आइजर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। भारत के अनेक संस्थानों में आइजर की स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा की गई है। आप यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, कॉलेज में भी जा सकते हैं, BSc वगैरह कर सकते हैं, बशर्ते 80 to 90% मार्क्स आए। मैं मार्क्स के आधार पर, एक डेटा के आधार पर ये आपको सजेशन दे रहा हूं कि 80 to 90% अगर मैथ और फिजिक्स में मार्क्स आता है तो IIT NIT का सहारा न लेकर आप आइजर में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और साइंस में अपने करियर को आगे डेवलप कर सकते हैं, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है साइंस में डेवलप हो सकता है। ये एक बात हुई। जो आर्ट से 12वीं किए हैं और कॉमर्स से, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो ये हुआ जिन्होंने 12वीं साइंस से किया है। दूसरा बात, मैनेजमेंट की बात करूंगा। एक सदाबहार फील्ड है मैनेजमेंट का। पूरा अगर आप देखें, सरकार और जो गैर सरकारी व्यवस्था है, सब मैनेजमेंट का खेल है। एक तरह से देखें तो प्रबंध विज्ञान के रूप में आ चुका है। तो मैनेजमेंट एक बड़े साइंस के रूप में एक तरह से उभरा है, जिसमें आर्ट्स भी बहुत कुछ है। तो मैनेजमेंट में जाने के लिए भी आपको +2 के बाद कंपटीशन होता है। आपको पता है कि कैट का एग्जाम होता है, जिसे कहते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट। कॉमन एडमिशन टेस्ट में आपको बैठना पड़ता है और यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप 12वीं साइंस से किए हो, आर्ट्स से किए हो, कॉमर्स से किए हो, अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आपके लिए बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटीज है और लाखों लाख रुपए का पैकेज मिलता है प्राइवेट फर्म्स के द्वारा, और उसमें आप जा सकते हैं और उसमें अपने कैरियर को संजो सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स 12वीं तीनों के लिए है। अगर आपने 12वीं बायोलॉजी से किया है, अगर आपने बायोलॉजी से किया है तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम है और अच्छा बायोलॉजी आपके इंटरेस्ट एरिया है, आप बायोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास चिकित्सा का एक फील्ड आ जाता है। मेडिकल साइंस आपके लिए है, आप MBBS कर सकते हैं। और देख रहे हैं कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है,
किस तरह से डॉक्टर्स को सुपर हीरो के रूप में माना जा रहा है, कहा जा रहा है कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स आर सेकंड गॉड, सुपर हीरो। आप एमबीबीएस करके उसके बाद उसके सुपर स्पेशलाइजेशन फील्ड में भी जा सकते हैं। आप एमडी हुआ, एमएस हुआ, बहुत से है। आप हार्ट के डॉक्टर बन सकते हैं, न्यूरो के डॉक्टर बन सकते हैं, इसकी पूछ है। आप कोई भी फील्ड अपना सकते हैं। तो बायोलॉजी में अगर इंटरेस्ट है, ये 12वीं के बाद ये मार्ग आपका खुल रहा है, उसमें आप आराम से जा सकते हैं। 12वीं के बाद जैसे मैंने बताया एक मैनेजमेंट, वैसा ही एक फील्ड है लॉ, जिसे कहते हैं कानून का अध्ययन। बहुत लोग को देश की जो राजनीति है उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है, देश की जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इंटरेस्ट में होता है। और ये इंटरेस्ट आप समझ सकते हैं। जैसे अभी घटना घट रहा है, जो स्थिति राजस्थान में हुई है, खूब कुछ ऐसी ही घटना अभी मध्य प्रदेश में हुई थी। कई लोग काफी इंटरेस्टेड हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किस तरह से जस्टिस होता है। अगर ये इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं जुडिशरी में जाना, आप चाहते हैं कोर्ट लगाकर एक एडवोकेट बनना, तो बड़े शान का जॉब है और आप आराम से लीगल प्रोफेशन में जा सकते हैं। इसके लिए क्लैट होता है, इंडिया के टॉप लॉ स्कूल में आपका एडमिशन हो सकता है इसके माध्यम से। यह भी एक इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन है। लेकिन आपकी अभिरुचि हो, आपका इंटरेस्ट हो लॉ एरिया, तब आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यह मैंने बताया अभी कि कैसे आप आईआईटीज, एनआईटीज के बारे में, दूसरा बताया साइंस एजुकेशन के बारे में, तीसरा मैनेजमेंट के बारे में हमने आपको बताया, चौथा आपको बताया कि कैसे एक लॉ एक इंपॉर्टेंट स्कूल के रूप में आपके सामने है। फिर आपको बताया मेडिकल साइंस का जो प्रोफेशन है उसके बारे में, थ्रू बायोलॉजी आप कैसे जा सकते हैं। एक लाइन है टीचिंग लाइन का, और जनाब टीचिंग तो मस्ट प्रोफेशन है। आपको बता दूं, टीचिंग जो है इसको बेस्ट प्रोफेशन माना गया है। हमारे देश में वैसे टीचिंग का प्रोफेशन का उतना क्रेज नहीं है, लेकिन मैं बता दूं इंग्लैंड वैसे जगह पर जहां पर प्रोफेसर्स वगैरह लोग होते हैं, जब उनकी गाड़ियां आगे निकलती है तो वहां का जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन होता है काउंटीज का, उनकी कार भी उनको क्रॉस नहीं कर सकती। ये प्रोटोकॉल होता है। और टीचर्स को कितना हाई रिस्पेक्ट मिलता है यूरोपियन समाज में, बिकॉज दे आर द क्रिएटर्स ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिविल सर्वेंट्स, एवरीबॉडी। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली टीचर के प्रति वो इमेज नहीं है। इसके कई कारण हैं, उन कारणों पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। मैं तो बता रहा हूं कि प्रोफेशंस क्या है। तो आप स्कूल्स में भी टीचिंग प्रोफेशन कर सकते हैं, और स्कूल के लिए डीएलएड और बीएड की आवश्यकता पड़ती है, वो आपको करना पड़ता है। आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी लेक्चरशिप के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए नेट करना पड़ता है, यूजीसी कंडक्ट करती है नेट। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में अगर आप लेक्चरशिप के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और ग्रेजुएशन में वही विषय लें जो आपका इंटरेस्ट एरिया हो, और वही विषय पुनः आपको पीजी में लेना पड़ेगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में, क्योंकि नेट करने के लिए पीजी 55% जरूरी है। तो पीजी एंड प्लस नेट, और उसके बाद और यहां से आपके लिए एक और मार्ग खुलेगा। केवल आप टीचर ही नहीं बनेंगे, आप यहां से एक रिसर्च के फील्ड भी चुन सकते हैं। और रिसर्च आप पुनः एक नए ढंग से सर्च काम करते हैं। रिसर्च यानी अ न्यूअर वे ऑफ सर्चिंग समथिंग, रिविजिटिंग, इनोवेशन, रिक्रिएशन, लुकिंग एट थिंग्स इन अ न्यूअर वे, इन द लाइट ऑफ समथिंग न्यू दैट हैज हैपेंड इन रिसेंटली। जैसे कोरोना वायरस के कारण इकोनॉमी पर प्रभाव क्या पड़ा है, सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा है, साइकोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ा है, ओवरऑल इस पर एक रिसर्च हो रहा है। तो कोरोना वायरस के कारण रिसर्च का एक संपूर्ण नया पैराडाइम आपके सामने आ गया है। तो रिसर्च का प्रोफेशन है। टीचिंग और रिसर्च आपस में जुड़े हुए हैं। जब उसी टीचिंग को आप एप्लीकेशन पार्ट से जोड़ देते हैं तो रिसर्च का मार्ग प्रशस्त करता है। तो यह टीचिंग हो गया। 12वीं के बाद एक इंपॉर्टेंट, और बिहार के और यूपी के लड़कों में एक ग्लैमर बहुत ज्यादा है, लाल बत्ती। हालांकि लाल बत्ती अब है नहीं, वो कल्चर खत्म हो गया। आईएएस बनने का ख्वाब, बेटा तो आईएएस बनेगा, बेटी तो डिप्टी कलेक्टर बनेगी। यह ख्वाब प्रत्येक पेरेंट्स में होता है, प्रत्येक गार्जियन में होता है।
इस तरह की बातें होना, लेकिन आप देर करते हैं सोचने में। ग्रेजुएशन होता है तब आपके माइंड में आइडिया होता है आईएएस बनना है, यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है। यू आर लेट। अब पहचानिए अपनी क्षमता को। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो यह गोल 12वीं के ठीक बाद आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। इट शुड नॉट कम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन, वेल बिफोर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन। आपने +2 किया और आप अपना गोल सेट कर दीजिए कि मुझे यहां से सिविल सर्विसेज, पब्लिक सर्वेंट बनना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, बीपीएससी की तैयारी करना है। एक अट्रैक्टिव कैरियर गोल है यूपीएससी, बीपीएससी। तो अगर आप 12th के बाद अगर आप सोच लेते हैं तो उसका फायदा क्या है वो मैं बता रहा हूं। आप 12th में वो विषय लें। पहले आप सोचिए आप विषय क्या लेते हैं, फिजिक्स, मैथ, और ग्रेजुएशन हो गया आपका। आपको देखिए सर कौन सा ऑप्शनल लिया जाए। हमसे अनेक लोग आके पूछते हैं, हमने तो ग्रेजुएशन मैथ से किया है, फिजिक्स से किया है। वो तो फालतू हो गया, मैथ का तो नॉलेज आपने लिया नहीं, फिजिक्स का नॉलेज तो आपको ग्रेजुएशन में मिला नहीं। अब आपको नया विषय से क्या लीजिएगा जी, तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस लेने रहे हैं। पूरे का पूरा ग्रेजुएशन का जो आपने समय दिया वो सब नष्ट हो गया। तो ग्रेजुएशन में वो विषय लीजिए जो विषय आप ऑप्शनल में लेंगे, यूपीएससी में या बीपीएससी में, क्योंकि एक विषय ऑप्शनल के रूप में लेना पड़ता है आपको। हर स्टेट जो पीसीएस होगा इंक्लूडिंग बीपीएससी और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में ऑप्शनल है। तो अगर आप यूपीएससी लेना चाहते हैं और आपका पसंद अगर ऐसा है तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, साइकोलॉजी हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, अनेक विषय हैं, ये ऑप्शनल लीजिएगा। तो आप निर्धारित कर दीजिए ऑप्शनल वाला विषय ही आपके ग्रेजुएशन का ऑनर्स का विषय हो, यानी उसमें आपने मेजर स्टडी आप ग्रेजुएशन में अगर कर लेते हैं तो एक तीर से दो निशान वाली बात लागू हो जाएगी और आपका मार्ग बहुत आसान हो जाएगा। आप वैसा विषय लीजिए जिसे जीएस में आसानी हो। जैसे आप हिस्ट्री लेते हैं ग्रेजुएशन में, तो इसका फायदा क्या हुआ, एक तो हिस्ट्री ऑप्शनल ले लीजिएगा और दूसरा हिस्ट्री आपको जीएस में सपोर्ट करेगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं +2 में, सॉरी ग्रेजुएशन में, तो आप पॉलिटिकल साइंस लीजिएगा किसमें, आपको इसमें हो जाएगा, ऑप्शनल ले लीजिएगा बीपीएससी या यूपीएससी में, और पॉलिटिकल साइंस लेने से आपका जीएस स्ट्रांग हो गया। कैसे, पॉलिटिकल साइंस में आप पॉलिटी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, फ्रीडम मूवमेंट तक पढ़ते हैं आप, और कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी भी, जैसे IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, IBRD हुआ, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी उसमें पढ़ते हैं। तो आप सोचिए कि एक ऐसा विषय आपको ग्रेजुएशन में लेना है जो विषय आपको एक तरह से यूपीएससी में और बीपीएससी में सपोर्ट करे। अगला है, इसमें आप राष्ट्र सेवा की भावना आप में काफी है तो आप +2 के ठीक बाद एनडीए में जा सकते हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में आप एक तरह से कर सकते हैं राष्ट्र सेवा के बाद। +2 के ठीक बाद आप डिफेंस में जा सकते हैं एनडीए के थ्रू। और अगर आप चाहते हैं कि और ग्रेजुएशन करके तब डिफेंस में जाएं तो सीडीएस का मार्ग होता है, वो यूपीएससी लेता है। एनडीए +2 के बाद होता है, यूपीएससी लेती है एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार, और जो सीडीएस होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये भी यूपीएससी लेती है लेकिन ये ग्रेजुएशन के बाद। और दोनों डिफेंस में, अभी गलवान घाटी की घटना हुई है, युवाओं में राष्ट्रभक्ति का जोश है, तो आप डिफेंस में जा सकते हैं, बेहतरीन अट्रैक्टिव करियर मिलेगा और काफी अच्छा डिफेंस का पैकेज है। इसके अलावा आप कोई भी विषय लें, कोई भी पैकेज लें, यानी सब्जेक्ट का जो आपका एरिया है कोई भी लीजिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स लीजिए, आज इकोनॉमिक युग है। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इसको आज भी आप कह सकते हैं कि खारिज किया जाता है। वेल्थ का युग है, धन प्रधान, अर्थ प्रधान युग है ये। अर्थ प्रधान युग में इकोनॉमिक्स अगर आप समझते हैं, इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ है तो आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा कोरोना में सब कुछ डिजिटल हो रहा है, इकोनॉमी हो, टीचिंग हो, पॉलिटी हो, अधिकांश डिजिटल हो रहा है। तो डिजिटल युग में कंप्यूटर्स का डिमांड बढ़ेगा, आईटी का बढ़ेगा, तो आप कंप्यूटर साइंस के माध्यम में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बी कर सकते हैं। आप बैठे नहीं रहिएगा, बशर्ते कि आप नॉलेज लीजिए, उसका एजुकेशन आपके माइंड में आना चाहिए, कंप्यूटर्स पूरा उतरना चाहिए माइंड में।
इसके अलावा आप अकाउंट कॉमर्स एक सदा बाहर विषय है आपके लिए। सीए का तैयारी आप कर सकते हैं, उसके माध्यम से +2 के बाद उसकी तैयारी किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी का। लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं घर घर में बैठकर। एक नया एरिया डेवलप हो गया है जहां पर बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो एक साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी पढ़कर एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट का आपके अंदर अगर ये बात आती है कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं साइकोलॉजी लेकर। काफी हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है तो एक लैब टेक्नीशियन का भी मार्ग हो सकता है। जो जांच होता है ब्लड सैंपल लेकर, तो लैब टेक्नीशियन का एक मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि आप कोई भी विषय लीजिए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, लॉ, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, आईटी, कॉमर्स, कोई भी विषय लीजिए, आप बैठे नहीं रहिएगा, बशर्ते कि उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिले, बशर्ते कि उसका नॉलेज और एप्लीकेशन हो। भारत और यूरोप में अंतर क्या है? भारत में 90% थ्योरी है, 10% प्रैक्टिकल है। यूरोप में क्या है? 90% प्रैक्टिकल है, 10% थ्योरी है। इसलिए यूरोप में, इसलिए अमेरिका में होता क्या है कि अगर आपको शुरू से बता, भारत में क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला दो तो वाटर बन जाएगा, ये सिखाया जा रहा है, करके नहीं दिखाया जाता है। साइंस लैब ध्वस्त हो चुका है इंडियन यूनिवर्सिटीज का मोस्टली, अगर आप देखें तो आईआईटीज वगैरह में बचा हुआ है। अब +2 में ही अमेरिका, यूरोप में बताया जाता है कि सीधे सीधे लैब में ले जाया जाता है। लोग क्लासरूम में, बोर्ड पर टीचर नहीं बताता है कि बोर्ड में चलो मैं बता रहा हूं, लैब में ले जाएगा, आपको बताएगा कि सी हाउ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनता है। और उसको मात्र 5%, 10% बताया जाता है थ्योरी, और प्रैक्टिकल में करके देख लिया। इसलिए वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और वहां पर हमेशा नोबेल लॉरिएट से लेकर सब कुछ मिलता है। शुरू से ही रुझान होता है। तो आप नॉलेज लीजिए। एक एमएसएमई सेक्टर है, स्टार्टअप का दौर है। आईआईटीज, आईआईएम करके भी लोग अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं और नए नए चीजों को जन्म दे रहे हैं। आप बैठिएगा नहीं। सिर्फ मैं गार्जियन से, पेरेंट्स से यह कहूंगा कि बच्चे की पसंद को मैपिंग कीजिए, नॉलेज मैप करके उसके रुझान को समझते हुए उसको बताइए कि यह करना है, यह नहीं करना है। इससे आपका बच्चा सही रास्ता पर जाएगा, आपके बच्चे को जॉब मिलेगी और निराशा नहीं होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।